दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 41वां भाग है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक इस स्टोरी में आप लोगों ने देखा कि विराट गुस्से से आपने अपनी जिस इज्जत के लिए मेरी कायरा को मुझसे दूर किया है भूपेंद्र सूर्यवंशी, मैं भी उस इज्जत की धज्जियां न उड़ा दी तो मेरा नाम विराट सूर्यवंशी नहीं। बेहद गुस्से से बोलता है विराट। ये सुनते ही भूपेंद्र का चेहरा सफेद पड़ जाता है, जबकि ओमकार विराट पे गुस्सा करते हुए, विराट ये क्या बकवास है, ये कौन सा तरीका है बात करने का, तमीज भूल गए हो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी का नाम लेने की। विराट एकदम से गरजते हुए, क्यों, दादाजी कहलाने का हक ये खो चुके हैं। ये सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। दूसरी तरफ इंदौर में कायरा लगभग दोपहर तक बेहोश रही। दोपहर के समय उसे होश आता है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी तो उसे बहुत कमजोरी लग रही थी। यहाँ तक कि उसे उठा भी नहीं जा रहा था और नहीं उससे अभी तक ये समझ में आ रहा था कि वो कहाँ पर है। प्रशांत जो कि अपनी फाइल घर पर भूल गया था, उसी वक्त वो फाइल लेने आता है। कायरा उठने की कोशिश करती है और ऐसा करते हुए उसका हाथ टेबल पे रखे फूलदान पे लग जाता है। वो नीचे गिर जाता है, जिसके टूटने की आवाज़ प्रशांत के कानों में पड़ती है और शकुंतला के भी। इससे पहले कि प्रशांत गेस्ट रूम की तरफ जाता, उससे पहले ही शकुंतला वहाँ पे पहुँच जाती है और देखती है कि कायरा उठने की कोशिश कर रही है। वो जल्दी से जाकर उसे थामते हुए, आराम से बेटा, मैं यहाँ पर कैसे आई, धीरे से कायरा बोलती है। हाँ, तुम रात भर यही हो, कभी मेरे गाड़ी में घुस जाती हो तो कभी मेरे घर में, वो भी मेरी मर्जी के बिना। धर्मशाला नहीं खो रखा है मैंने। अपनी मीठी मीठी बातों से तुम दादी को बेवकूफ़ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। मतलब क्या टाइमिंग थी तुम्हारे बेहोश होने की, मानना पड़ेगा। प्रशांत गुस्से में जो जी में आए बोले जा रहा था और कायरा चुपचाप खड़ी बस सुन रही थी। इतने में एक नौकर उसके लिए जूस लेकर आता है। प्रशांत पहले नौकर को घूरता है, फिर कायरा को, और फिर बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। पता नहीं विराट ने कुछ खाया होगा या नहीं, वो मन ही मन बोलती है। सूर्यवंशी हाउस। विराट की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। ये तू क्या कह रहा है विराट, बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। उस्मा बोलती है। जहां सब लोग विराट से सवाल जवाब कर रहे थे, वही भूपेंद्र सबसे नजरें चुरा रहा था। सूर्यकांत और उसका पूरा परिवार हैरानी से देख रहा था, सुन रहा था। माफ कीजिएगा सूर्यकांत जी, परिवार में कुछ समस्या आ गई है, मैं माफी चाहता हूँ, भूपेंद्र बोलते हैं, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उन लोगों को वहां से जाने के लिए बोल रहा था। श्रीकांत भी उसका इशारा समझ जाते हैं और तुरंत वहां से उठते हुए, अब इजाजत दीजिए, पर विराट बीच में ही, कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर वो भूपेंद्र की तरफ देखते हुए, आज आपकी सच्चाई मैं सबको बता के रहूंगा, सबको, आखिर दुनिया को भी तो पता चले कि सबके सामने महान बनने वाला ये आदमी अंदर से कितना नीच, घटिया और गिरा हुआ है। विराट तुम हद पार कर रहे हो अपनी, भूपेंद्र चिल्लाते हुए बोलते हैं। हद तो आपने पार की है और आप चाहते हैं कि आपकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आए और आप अपनी मनमानी करते चले जाए। पहले आपने हम सबको धोखा दिया, कायरा को धोखा दिया और खुद ही सबके नज़रों में महान बनने का नाटक कर रहे थे। आप पर, आपकी सोच पर मुझे शर्म आती है। बस विराट, बहुत अपमान कर चुके हो तुम बाबूजी का। जो कहना है साफ सब कहो, पहलियां मत बुझाओ। ओमकार उसे फटकारते हुए बोलता है। इंदौर में शकुंतला कायरा के पास जाती है, उसे जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए, जूस पी लो बेटा। कायरा नाव में सर हिलाती है, मुझे नहीं चाहिए। प्रशांत की बातों का बुरा लगा है, शकुंतला बेहद अपनेपन से बोलती है। उसकी बात सुनकर प्रशांत के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसकी बातें सुनने लगता है। नहीं आंटी, जब अपनों ने ही इतना बड़ा धोखा किया है तो बेगानों की बातों का क्या बुरा लगाना। कल रात मुझे गुस्सा आ गया था, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर कोई मेरे पति के बारे में कुछ कहे तो वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हालांकि अनजाने में ही सही, पर उसने मेरी जान बचाई है, मेरी हेल्प की है और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। बाहर खड़ा प्रशांत सब सुन रहा था। वो मन में, हूँ कितनी स्मार्ट बन रही है, थप्पड़ मुझे मारा और इनोसेंट दादी के सामने बन रही है, सो क्लेवर, सो स्मार्ट, पर मैं भी इसे यहाँ टिकने नहीं दूंगा। मन ही मन वो सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। शकुंतला प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूँ, पर प्रशांत ऐसा इंसान है जिसके अंदर भावनाएं बिल्कुल नहीं है। अगर उसके अंदर कुछ है तो उसका पत्थर दिल और उसके अंदर भरा बेहिसाब गुस्सा। तो तुम उसे छोड़ो, पहले तुम ये जूस पी लो। नहीं शुक्रिया, आपने मेरे लिए बहुत किया है, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता, अब मैं आपका और एहसान नहीं ले सकती। कायरा अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए बोलती है। अपना भी मान रही हो और फिर पराया भी कह रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें प्रशांत की बातों का बुरा लगा है। नहीं नहीं आंटी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, कायरा एकदम से बोलती है। शकुंतला तुरंत उसके हाथ में जूस देते हुए, तो फिर जूस पियो जल्दी से, वो बड़े प्यार और अपनेपन से बोलती है। कायरा उसकी बात का मान रखते हुए वो जूस पीने लगती है।
दूसरी तरफ ओमकर विराट को फटकार लगाते हैं कि जो कहना है साफ साफ कहे और बाबूजी का अपमान करना बंद करे। आज विराट का वो रूप नजर आ रहा था जो कि कायरा ने अपने प्यार से बदल दिया था। इतना गुस्सा तो विराट को पहले भी नहीं आता था जितना उसे आज आ रहा था। तो सुनिए, साफ साफ सुनिए, आपके सामने जो ये महान बनकर खड़े हैं ना, जो सबके सामने महान होने का दिखावा करते हैं, पर असल में ये आप सबकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। कायरा अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर नहीं गई। इस आदमी ने मजबूर किया उसे यहाँ से जाने के लिए, ये कह के कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो ये मुझे जान से मार देगा। विराट की ये बात सबके ऊपर बिजली की तरह गिरती है। इसके बाद विराट सबको सारी बात बताता है कि कैसे भूपेंद्र ने कायरा को ब्लैकमेल किया, उसके माँ बाप को मोहरा बनाया, मुझे मारने की धमकी दी, और तो और वर्षा को जान से मारने की कोशिश की, उस डॉक्टर को जान से मारा, और तो और राहुल को भी इन्होंने ही मरवाया अपनी सो कॉल्ड इज्जत के लिए, झूठी शान के लिए। जब तक इन्होंने कायरा की जरूरत थी तब तक उसे बेटी बना के रखा और फिर निकाल कर बाहर कर दिया। सारा सच जानने के बाद सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सब लोग हैरानी से भूपेंद्र को देख रहे थे, यहाँ तक कि श्रीकांत का परिवार भी। भूपेंद्र इतनी आसानी से अपनी गलती मानने वाला में से नहीं था, न वो हार मानने वालों में से था। वो तुरंत विराट पे रोब झाड़ते हुए, कब से बकवास किए जा रहे हो, बिना सिर पैर की बातें किए जा रहे हो, मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? आखिर किस दम पे तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? सबूत क्या है तुम्हारे पास? विराट उसके करीब जाके उसकी आंखों में आंखें डाल के, सबसे पहले तो वो लेटर जो आपने मुझे दिया वो हैंडराइटिंग कायरा की नहीं है, और दूसरी बात, अगर उसे लेटर छोड़ना होता तो वो मेरे पास छोड़कर जाती, ना कि आपके पास। तीसरी बात, जो आपने सुबह मुझसे पैसे मांगे थे और फिर इल्ज़ाम कायरा पे लगाया कि वो पैसे लेकर चली गई, पर सच तो ये है कि वो तो उस अलमारी को हाथ भी नहीं लगाती थी। उस अलमारी में पैसे है, ये बात तो मुझे पता था या आपको? और अगर आपको और सबूत चाहिए तो 1 मिनट, ये कहता हुआ अपना फ़ोन निकालता है, उसे टीवी से कनेक्ट करता है, और उसके बाद टीवी पर जो वीडियो चलती है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में भूपेंद्र थे, कायरा थी, और वो सब था जो भूपेंद्र ने कायरा के साथ किया। असल में जब कायरा भूपेंद्र के कमरे में गई थी तभी एक नौकर वहां से निकलता है, उसे वो पैसे से भरा हुआ बैग देख लिया था जो भूपेंद्र ने कायरा को ऑफर किया था। उस नौकर के मन में लालच आ गया। वो कमरे के दूसरी तरफ जाकर, जहां पर खिड़की थी, वहां छिपकर देखने लगा कि भूपेंद्र वो बैग कहाँ रखता है। पर जब उसने भूपेंद्र की बात सुनी तो उसका सर चकरा गया और वो वीडियो बनाने लगा। जब उसे सब पता चला कि भूपेंद्र ने राहुल को मरवा चुका है तो वो डर गया कि अगर उसे ये पता चल गया कि उसने वीडियो बनाई है तो वो उसका क्या हाल करेगा। यही सोचकर वो डर गया, पर विराट की हालत देख के उससे रहा नहीं गया। उसने डरते डरते सारा सच विराट को बता दिया और वो वीडियो भी दिखा दी। सबके सब शौक थे, जबकि विराट नम आंखों से रोते हुए कायरा को देख रहा था, जो कि भूपेंद्र के सामने गिड़गिड़ा रही थी, उससे भीख मांग रही थी कि उसे विराट से दूर ना करे वरना वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। विराट हैरान था कि इस हालत में कायरा को अपनी फिक्र नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ विराट की फिक्र थी। ये देख के उसके दिल में कायरा के लिए और प्यार बढ़ गया था। सब लोगों की आंखों में आंसू थे। वहीं भूपेंद्र ये सोच रहा था कि अब वो कौन सा बहाना बना। भी उसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था। सूर्यकांत भी हैरान था कि इतना अच्छा बनने वाला आदमी भूपेंद्र, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला भूपेंद्र अंदर से कितना दोगला है। वो उसे खूब सुनाते हैं कि वो उनके साथ भी कितना बड़ा धोखा कर रहा था। भूपेंद्र को खरी खोटी सुनाने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। ये सब क्या किया आपने बाबूजी? ओमकार बेहद गुस्से से बोलता है। नहीं पापा, रहने दीजिए, मुझे इनका कोई बहाना नहीं सुनना। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। इतना कह के वो अपने कमरे में जाता है और कुछ ही देर में अपना सामान लेकर बाहर आता है। उसे देख के उस्मा, कहाँ जा रहे हो विराट? जिस घर में मेरी पत्नी का मान सम्मान नहीं, जिस घर में मेरी पत्नी को रहने का हक नहीं, जिस घर से जाने के लिए उसे मजबूर किया गया हो, उस घर से मेरा कोई नाता नहीं। विराट भूपेंद्र की तरफ देखते हुए बोलता है। बहुत घमंड है आपको अपनी दौलत पे, तो आज से आपके बस दौलत रहेगी। आज से आपका बड़ा पोता मर गया। इतना कह के वो बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, पर फिर थोड़ा रुक कर पीछे पलटकर भूपेंद्र की तरफ देखते हुए, ये मत समझना कि मुझे ये वीडियो मिले हैं इसीलिए मैं अपने कायरा पर विश्वास किया। नहीं, अगर ये वीडियो मुझे नहीं भी मिलता तब भी मेरा कायरा पर से रत्ती भर भरोसा कम नहीं होता। और आप तैयार हो जाइए अपनी हर गलती की सज़ा भुगतने के लिए। मैं चाहूँ तो अभी आपको जेल की सलाखों के पीछे करवा सकता हूँ, पर यह सज़ा आपके लिए बहुत कम होगी। अभी तो आपको बहुत सी बर्बादी देखनी है मिस्टर भूपेंद्र सूर्यवंशी। इतना कह के वो बाहर जाने लगता है। तभी पीछे से ओमकार, रुक जाओ विराट। पापा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपके कहने से रुक जाऊंगा तो आप कर बीच में ही उसे रोकते हुए, नहीं विराट, मैं तुझे रोक नहीं रहा, बल्कि ये कह रहा हूँ कि
तू अकेला इस घर से नहीं जाएगा, हम भी तेरे साथ जाएंगे। ये सुनते ही भूपेंद्र को एक झटका लगता है कि हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला उसका बेटा आज उसको छोड़कर जाने की बात कर रहा है। हाँ विराट, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मेरे बच्चे की जिंदगी खराब करके कभी खुश नहीं रह पाएंगे बाबूजी। आपकी ये दौलत आपको ही मुबारक। कुछ ही देर में सब लोग भूपेंद्र को और उसके घर को छोड़कर चले जाते हैं, पर अभी भी भूपेंद्र की अकल नहीं आई थी। उसका अहंकार उस पर हावी हो गया था। वो जोर से चिल्लाते हुए, जिन्हें जहां जाना है जाए, 4 दिनों में सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत दौलत है मेरे पास, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। बहुत घमंड के साथ बोलता है भूपेंद्र। पूरा घर खाली हो गया था। 2-4 नौकर और भूपेंद्र बस यही बचे थे उस बड़े से बंगले में। इंदौर में शकुंतला ने अपने प्यार और अपनेपन से कायरा को खाना खिला दिया था और वो उसको अपनी एक साड़ी भी दी थी पहनने के लिए, ताकि वो नहा सके और हल्का महसूस कर सके। वो कायरा उसके बारे में जानना चाहती थी ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, पर अभी कायरा कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। रात का वक्त था। शकुंतला किसी काम से बाहर गई थी। कायरा उस वक्त कमरे में थी और वो अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पे टेक लगाकर बैठी थी और किसी सोच में गुम थी। भूपेंद्र की बातें उसके कानों में शोर कर रहे थे। यही औकात है तुम्हारी श्रवंशी के पैरों में। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं विराट को जान से मार दूंगा। जिस काम के लिए मैं तुम्हें लाया था वो काम हो गया है, अब निकलो यहाँ से। जैसे जैसे उसे ये सब याद आ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें किनारे भीगे जा रहे थे। जिस विराट के बिना वो एक पल नहीं रह पाती थी, आज उसके बिना कितने दिनों से रह रही थी। एक पल भी काटना भारी हो गया था। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि विराट उसके बिना कैसे रहेगा, कैसे खुद को संभालेगा। बस विराट के बारे में सोच सोच कर उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। कायरा भी ये सब सोच ही रही थी कि तभी प्रशांत घर आता है। उसका रूल था कि घर आते ही सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, चाहे वो कितने बजे भी घर आए। हमेशा की तरह वो अंदर आता है। हमेशा की तरह एक नौकर उसके लिए कॉफ़ी लेकर खड़ा था। प्रशांत कॉफ़ी का कप उठाते हुए, दादी माँ कहाँ है? सर वो बाहर गई हैं। और वो लड़की अभी गई या नहीं? अभी तक यहीं है। प्रशांत गुस्से से दांत पीटकर बोलता है, नहीं सर वो अभी भी यहीं है, गेस्ट रूम में है। इतना कहकर नौकर वहाँ से चला जाता है और प्रशांत अपने कदम गेस्ट के रूम की तरफ बढ़ाते हुए, दरवाज़ा पहले ही खुला था। प्रशांत अंदर जाता है। कायरा अपनी सोच में गुम थी। उसके चेहरे पर आंसू अभी भी आए हुए थे। सबसे पहले तो उसकी नज़र कायरा के कपड़े पे जाते हैं। कितने दिनों यहाँ रुकने का इरादा है तुम्हारा? प्रशांत एकदम से बोलता है। उसकी आवाज़ सुनकर कायरा एकदम से चौंक कर उठती है, पर कुछ बोलती नहीं। प्रशांत अपने दोनों हाथ बांधते हुए, देखो मेरा ना तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं है और न ही तुम्हारी इंसल्ट करने का। तबीयत ठीक है ना? अब देखो ठीक भी लग रही हो और तुम पूरे दिन आराम भी कर चुकी हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरे बोलने से पहले ही तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए? पर नहीं, तुम तो ठहरी ढीठ। दादी भोली हैं, वो तुम्हारी बातों में आ गई होंगी, पर मेरे सामने तुम्हारी ये नौटंकी नहीं चलेगी। इसीलिए अपना ये ड्रामा समेटो और मेरी कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले यहाँ से निकलो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। कायरा तो विराट से अलग होते ही अंदर अंदर टूट रही थी। वो प्रशांत की बातों से क्या टूटती, वो भी वहाँ से जाना बेहतर समझती है। पर सवाल ये था कि वो जाएगी कहाँ? पर अगले ही पल वो वहाँ से जाते हुए, यहाँ तक आ गई हूँ तो आगे भी देखा जाएगा। वो शकुंतला के आने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क जिस पे वो चले जा रही थी, दिल में विराट, दिमाग में विराट, बस विराटे के बारे में सोचते जा रही थी और वो विराट के लिए पागल हो जा रही थी। विराट उसकी हालत को देखेगा तो जीते जी मर जाता। उधर शकुंतला घर वापस आ रही थी। रास्ते में उसे डॉक्टर मिल जाता है। अरे शकुंतला जी, मैं तो आप ही के घर जा रहा था। दरअसल वो बच्चे की रिपोर्ट आ गई है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो बच्ची प्रेग्नेंट है। वो रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, अरे वाह, मैं अभी जाकर खुशखबरी उसे सुनाती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से घर की तरफ निकल जाती है। पर उसे क्या पता था कि वो प्रशांत उसे घर से निकाल चुका है। प्रशांत अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके और अपने कपड़े चेंज करके नीचे आता है। वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से उसका नौकर, सर वो लड़की तो चली गई। चलते चलते प्रशांत के कदम वहीं ठहर जाते हैं। उसे यकीन नहीं था कि कायरा वहाँ से चली गई। प्रशांत कुछ नहीं बोलता और अपने कदम गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा देता है। वो अंदर जाता है ये देखने की सब ठीक है या नहीं, कहीं कोई गंदगी तो नहीं रह गई। पर कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, हर चीज़ वैसी ही थी जैसे पहले था। प्रशांत वापस अपने कदम बाहर की तरफ मोड़ता है।
तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक कागज़ और उसके रख ऊपर सोने के कंगन पे पड़ती है। वो झट से वो कागज़ उठाकर पढ़ने लगता है। मुझे आपका नाम नहीं पता, पर फरिश्ते के नाम नहीं होते, जाने अनजाने में ही सही, पर आपने मेरे फरिश्ते बनकर आए और मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है, लेकिन मैं आपके लिए ये छोड़कर जा रही हूँ कि घर में आपकी दादी से मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत अपनापन मिला है। आपकी दादी ने तो मेरे लिए इतना किया है कि कोई अपना भी किसी के लिए नहीं करता हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ, आपको परेशानी अब नहीं होगी। हाँ, वो लड़की प्रेग्नेंट थी, ये पढ़कर परेशान दंग रह गया था। हाँ, कल रात मुझे गुस्सा आ गया था, इतना गुस्सा कि मैंने तुम पे हाथ उठा दिया, पर मैं क्या करती। तुम मेरे पति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। मैं तुम्हारी गाड़ी में से निकली, गलती मेरी थी। तुम्हारी नज़रों में मैं गलत थी तो तुम मुझे कुछ भी कहते तो चलता, पर तुमने मेरे पति के बारे में कुछ भी बोला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ कि तुम समझोगे। बाकी तुम्हारा एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकती, पर मुझे इतना तो समझ में आएगा कि तुम किसी पे एहसान करना नहीं चाहते। ऊपर से जो भी तुम्हारा खर्च हुआ है, डॉक्टर, दवाई, एक रात गुजारने के लिए कमरा, जूस और खाना, पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर बदले में ये सोने के कंगन देकर जा रही हूँ। प्रशांत के हाथ से वह कागज़ गिर जाता है। इतने में शकुंतला आ जाती है और खुशी खुशी गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाती है ताकि उसे जल्दी से जल्दी कायरा को खुशखबरी सुना सके, पर कायरा तो वहाँ थी ही नहीं। अरे वो बच्ची कहाँ गई, इधर उधर देखते हुए बोलती है। फिर उसकी नज़र प्रशांत पे पड़ती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अभी बोल ही रही थी कि उसकी नज़र टेबल पर रखे कंगन पे जाती है और नीचे गिरे कागज़ पे वो तुरंत कागज़ को पढ़ने लगती है। वो समझ जाती है कि प्रशांत ने उसे जाने को बोला था। ये आपने क्या किया है प्रशांत? एक लड़की को रात को अपने घर से निकाल दिया। आखिर आप कब से इतने पत्थर दिल हो गए? किसी एक के किए गई सज़ा आप सबको क्यों दे रहे हैं? आपसे उम्मीद नहीं थी प्रशांत। नहीं, कहाँ गई, किस हाल में होगी, पता नहीं बेचारी के साथ क्या क्या हुआ है, और आपने बिना उसकी बात सुने उसे घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना कह के वहाँ से चली जाती है। शांत को शकुंतला की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। सच ही तो कहा था उसने। क्या से क्या हो गया है प्रशांत? अगली पल वो घर से बाहर जाता है और अपनी गाड़ी लेकर कहीं चला जाता है। वो कहाँ जा रहा था कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ विराट और पूरा परिवार सूर्यवंशी हाउस छोड़ चुके थे। शहर से कुछ दूरी पर काफी पहले विराट ने एक बंगला खरीदा था, उस्मा को गिफ्ट किया था, जिसका नाम उसने उस्मा निवास रखा था। वो सब चले गए थे। वहीं विराट ने फैसला कर लिया था कि वो भूपेंद्र के ऑफिस में कदम भी नहीं रखेगा। फिलहाल तो सब लोग टेंशन में थे कि आखिर कायरा कहाँ चली गई। अपने घर भी नहीं गई, किसी सहेली के घर भी नहीं, तो फिर गई तो गई कहाँ? उस्मा रोते हुए, पता नहीं मेरी बच्ची ने कैसे सहा होगा ये सब, कैसे संभाला होगा खुद को, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। उसकी चिंता करते हुए बोलती है, कुछ नहीं हुआ है मेरी कायरा को। मेरा दिल कह रहा है वो ठीक है, और वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चली जाए, मैं उसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो बोलता है। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। भगवान मेरी बच्ची को जल्द से जल्द मिला दीजिए। पर भूपेंद्र को अभी इस चीज का एहसास ही नहीं था कि वो पूरे घर में अकेला रह गया है। पैसे से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखते थे उसके लिए। अपने कमरे में बैठा सिगार को होठों में दबाए हुए, 4 दिन में सब लौट कर यहीं आएंगे। और रही उस कायरा की बात, तो उसे तो विराट चाहकर भी नहीं ढूंढ सकता। अब तक तो उसकी लाशों को जंगली जानवर खा चुके होंगे। मन ही मन वो सोच रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो फोन कान पे लगाते हुए, हेलो, क्या खबर है? जी सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने उस लड़की का पता लगा लिया है जिसे आपने विवेक के साथ देखा था। अवनी नाम है उसका। वो अभी अमेरिका से आई है, एक बेटी है उसकी, पर बाप का पता नहीं कि कौन है। सर वो विवेक। पर क्या? भूपेंद्र अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोलता है। पर विवेक प्यार करता है उससे, शादी करने वाले हैं एक दूसरे से। ये सुनते ही भूपेंद्र गुस्से से भर जाता है। वो गुस्से से अपना फोन दीवार पे मारते हुए, पहले विराट और अब विवेक, प्यार प्यार प्यार, आखिर और कितने खून करवाएंगे ये मेरे हाथ से? सबसे पहले तो उस फटीचर आहान का कुछ करना होगा, उसके बाद इस लड़की का और उसकी बच्ची को भी ठिकाना लगाना होगा। बेहद गुस्से से वो ये सब बोल रहा था। तो क्या भूपेंद्र अपनी इस घटिया चाल को कामयाब कर पाएगा? और प्रशांत कहाँ जा रहा है? क्या कायरा को ढूंढने जा रहा है? क्या कायरा उससे मिलेगी? इन सभी सवाल का जवाब आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और विराट और कायरा की फोन पे बातचीत भी अगले एपिसोड में आप देखिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।